हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। लेक्चर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर का आज शुरुआत है। आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप बोलिएगा मास्टर सठी आ गया है, तीनों बोल रहा है। क्योंकि वीडियो आप किस टाइम में देखेंगे उसके अनुसार आप अपना एक्सेप्ट कर लेंगे। मॉर्निंग वाले मॉर्निंग एक्सेप्ट करेंगे, इवनिंग वाले इवनिंग और दोपहर वाला नून। तो जैसा कि 2 लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर का हो चुका है, बेसिक कंसेप्ट चल रहा है, वो पार्ट चल रहा है जिसमें हम लोग कॉन्फ़िगरेशन वाला सीखेंगे। हम बोले हैं कि फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिकल वाला पार्ट में भी पढ़ाएंगे। तो लेक्चर नंबर 3 आज इंपॉर्टेंट है। आज पहले वाला लेक्चर तो बउआ वाला था, आप ऐसे भी पढ़े होंगे तो चाहे पढ़ सकते हैं। आज वाला लेक्चर इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग टाइम को बिना वेस्ट किए हुए आगे इसमें बढ़ते हैं। तो एटम के बारे में पहले भी आपको जानकारी दे दिया गया है कि एटम का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो कि स्फेरिकल नेचर का होता है। ये जो सेंटर है, न्यूक्लियस है, ये चीजें सब अब बताने की जरूरत नहीं है, ये इसमें आप परिपक्व हो गए होंगे। तो ये न्यूक्लियस है, आप भी जानते हैं, दुनिया भी जानता है जो लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री, जिसमें कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। ये जो है इस न्यूक्लियस को चारों तरफ से जो सराउंड किए हुए हैं, ये सेल या ऑर्बिट बताए थे। इसको क्या बोले थे? सेल या ऑर्बिट। देखिए ये जो ऑर्बिट का कंसेप्ट है ये बोर ने दिया था। हम बोले हैं कि चूंकि हम लोग पूरा पार्ट अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रहे हैं, तो शुरुआत में सब पढ़ना है। बोर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, बहुत चीजें पढ़ना है, वो हम फिजिकल वाला पार्ट में पढ़ाएंगे। तो चूंकि थोड़ा सा जानना चाहिए कि ये जो ऑर्बिट या सेल है, तो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट बोर द्वारा प्रपोज किया गया है। ऑर्बिट होता क्या है? इट इज ए सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ को डिफाइन किया था बोर ऑर्बिट। खास बात यहां क्या है, स्पेशली ऑर्बिट के बारे में ध्यान रखना होगा, इट हैज नो रियल मीनिंग। कहने का मतलब क्या कि आप जब हम पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले प्लम पुडिंग मॉडल आया, फिर वो भी फेल कर गया तो रदरफोर्ड मॉडल आया, फिर रदरफोर्ड फेल कर गया तो बोर मॉडल आया, फिर बोर भी बाद में फेल कर गया। तो इसको एक प्रिंसिपल है हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं। तो वो जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये क्यों फेल कर गया। यानी ये जो ऑर्बिट है ना, इस तो ऑर्बिट क्या है? इट इज ए सर्कुलर पाथ। किसने प्रपोज किया? बोर ने। अभी याद रखना है, ये हम बताएं, बोर थ्योरी हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा डिटेल में बोर के बारे में ही पढ़ना है। वहां से एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव होता है, रेडियस का फॉर्मूला ड्राइव होता है। एक पार्टिकुलर सेल में, चाहे कहते हैं ऑर्बिट में, ऑर्बिटल में कितना एनर्जी होता है। तो ये बस अभी याद रखो कि ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट बोर ने दिया है। इस ऑर्बिट का कोई रियल मीनिंग नहीं है। क्यों नहीं है? जब बोर मॉडल पढ़ेंगे तो समझाएंगे। अब देखो ये जो एटम है इसका सिचुएशन कैसे होता है। एटम क्या समझते हैं? एटम है। अब जब एटम के अंदर प्रवेश करते हैं, जब एटम के अंदर प्रवेश करेंगे तो ऐसा नहीं ना कि एटम के अंदर होल है, एटम के अंदर बहुत चीज आपको दिखेगा। तो जब आप एटम के अंदर हम लोग प्रवेश करते हैं तो सबसे पहला जो टर्म मिलता है वो हम लोग को सेल। क्या मिलता है? सेल। जब एटम के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमको सेल दिखाई देता है। फिर आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब क्या, ऐसे समझो, यानी कोई एटम है मतलब उसके अंदर बहुत सारा सेल होगा। वो डिपेंड करेगा कि एटम का साइज क्या है। सिंपल भाषा में समझिए, कोई जैसे स्टूडेंट लॉज में रहता है, चाहे हॉस्टल में रहता है, तो हॉस्टल का एक स्पेशल नेम है, चाहे लॉज का स्पेशल नेम है। तो उस लॉज के अंदर तो बहुत सारा रूम बना हुआ है। ये तो आप क्लियर हो रहा होगा कि जो लॉज है, चाहे जो भी हॉस्टल बोल रहे हैं, उसके अंदर तो बहुत सारा रूम बना हुआ है। अब कितना रूम है वो डिपेंड करेगा कि उस लॉज का साइज क्या है, यानी कितना एरिया में बना हुआ है। तो उसी तरह जब एटम है तो एक एटम के अंदर सेल हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, यानी सेल बहुत सारे हो सकता है। वो डिपेंड करेगा एटम का क्या, साइज पर। किस पे? साइज पर। यानी जितना बड़ा एटम होगा, बोलिएगा लार्जर द साइज ऑफ एटम, मोर विल बी द नंबर ऑफ सेल इन दैट एटम।
यानी जिस एटम का साइज जितना बड़ा होगा उसमें सेल का नंबर यानी संख्या उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। अब जैसे ही सेल मिलता है तो सेल के आगे हमको सब सेल मिलता है। क्या मिलता है, सब सेल। कहने का मतलब जैसे आप लॉज में गए तो आपको रूम मिला, अब आपको एक रूम डिसाइड किया कि आपको इस रूम में रहना है, तो जब उस रूम में तुम प्रवेश करोगे तो देखोगे कि उस रूम में बहुत सारा अलमीरा बना हुआ रहता है, जिसको रेक भी बोलते हैं, जिस पर आप बुक और सारे अपने जो भी सामान होगा एडजस्ट करते हैं। तो उस रूम के अंदर बहुत सारा अलमीरा होगा। तो उसी तरह एटम के अंदर सेल। अब सेल के अंदर क्या है, सब सेल। उस सब सेल में क्या होता है, ऑर्बिटल। यानी ये सीक्वेंस है एटम के अंदर, इसको समझना जरूरी है। एटम के अंदर जो सीक्वेंस चल रहा है, एटम, सेल, सब सेल, ऑर्बिटल। कहने का मतलब क्या, एक एटम के अंदर बहुत सारा सेल हो सकता है, एक सेल का बहुत सारा सब सेल हो सकता है, और एक सब सेल के अंदर बहुत सारा क्या हो सकता है, ऑर्बिटल हो सकता है। तो इसी के बारे में हम लोग को नॉलेज आज वाला का जो भी लेक्चर होगा, आज होगा चाहे इसके बाद होगा, जो भी, ये अब सेल समझेंगे, सब सेल समझेंगे, ऑर्बिटल समझेंगे। तो दो चीज देखो, हम क्या बोले, ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट एक सर्कुलर पाथ है जिसमें हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। पहले भी बताएं, ऑर्बिट है सेल जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जो कि बोर ने दिया, इसका रियल मीनिंग नहीं है। ऑर्बिटल का रियल मीनिंग होता है। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में कोई पूछता है कि जैसे दोनों नहीं होता है, दोनों मतलब एक जैसा नहीं लग रहा है, जिसको इंग्लिश में सिनोनिमस बोलते हैं, मतलब दोनों का ऐसे लग रहा है कि अरे ऑर्बिट है ऑर्बिटल है, मतलब दोनों में कुछ रिलेशन होगा, दोनों का मीनिंग सेम होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई रिलेशन, कोई इसमें समानता नहीं है। ऑर्बिट और ऑर्बिटल में कोई समानता नहीं है। ऑर्बिट का कोई रियल मीनिंग होता ही नहीं है, लेकिन ऑर्बिटल का रियल मीनिंग होता है। अब ऑर्बिटल क्या होता है वही डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। अब आगे बढ़िए, देखिए एक कंसेप्ट है वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। एक कंसेप्ट है वेव, एटम का बहुत सारा है ना, जिसे बोर मॉडल बोले ना, कि आप पढ़ाएंगे रदरफोर्ड फिजिकल वाला पार्ट में, बोर, रदरफोर्ड, प्लमफोर्डिंग। तो एक इसमें है वेव मैकेनिकल ऑफ मॉडल। तो इसके बारे में अभी थोड़ा सा हम जानकारी दे रहे हैं, इसको दोबारा वहां भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी कुछ, क्योंकि इससे कुछ हमको कंक्लूजन निकालना है, जो पार्ट पढ़ रहे हैं उसमें इसका जरूरत है। तब वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम क्या है, सुन लो थोड़ा सा। देखो, बोर ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें पार्टिकल नेचर होता है। बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नेचर बोला जाता है, लेकिन बाद में ये पाया गया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन में दो नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर होता है, जिसको बोलते हैं डुअल कैरेक्टर। तो एक कहां से था, यानी वेव मैकेनिकल मॉडल क्या मानता है कि इलेक्ट्रॉन में डुअल कैरेक्टर होता है, यानी वो पार्टिकल नेचर भी उसमें होता है एज वेल एज वेव नेचर होता है। ये कहां से आता है, वेव मैकेनिकल मॉडल से। याद रखिएगा, जबकि बोर ने क्या कहा था, बोर ने केवल एक कहा था कि इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल नेचर होता है, इसलिए बोर के थ्योरी को क्या किया गया, डिस्कार्ड किया गया बाद में। उसका और भी रीजन है कि बोर को थ्योरी के क्यों डिस्कार्डेड कर दिया गया, उसका और भी रीजन है। नहीं, अभी बोले थे फर्स्ट में कि एक है प्रिंसिपल हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो वो सब पढ़ेंगे बाद में। तो ये ध्यान रखना है कि वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के अनुसार इलेक्ट्रॉन में डुअल कैरेक्टर होता है। डुअल मतलब दो, यानी वेव नेचर भी होता है इलेक्ट्रॉन में और पार्टिकल नेचर भी होता है, यही होता है। अकॉर्डिंग टू क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इलेक्ट्रॉन इज 3 डायमेंशनल वेव इन द इलेक्ट्रॉनिक फील्ड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। यानी कह रहा है कि इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन, एक ये जो इलेक्ट्रॉन है यह एक 3 डायमेंशनल वेव है। वेव समझते हैं आप, वेव फिजिक्स में वेव के बारे में चर्चा, वेव
जिसका हिंदी में तरंगधर 9th में। वेव का मतलब जैसे पानी में तुम पत्थर फेंक देते हो तो उसके आसपास ऐसे पानी क्या होता है, ऐसे होता है, ऊपर नीचे अप डाउन होता है। जैसे स्ट्रिंग है, चाहे स्प्रिंग को खींच कर छोड़ देते हैं तो क्या होता है बीच में, तो वो जो ऊपर नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए एक धागा को एक साइड कहीं आप किसी कील में बांध दो और धागा को खींच छोड़ दो, ऐसे जैसे रस्सी बांधा रहता है, उसको टाइट है और छोड़ दे तो ऊपर नीचे जाता है। तो कितना ऊपर गया कितना नीचे गया वो एम्पलीट्यूड कहलाता है, वो तो वेव नेचर है। यानी इलेक्ट्रॉन कह रहा है या थ्योरी कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक 3 डायमेंशनल वेव है। किसके फील्ड में, न्यूक्लियस के पॉजिटिवली इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में। न्यूक्लियस में कैसे क्या होता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। आप फिजिक्स में जब इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं ना, कि जैसे कोई चार्ज है तो उस चार्ज के आसपास क्या फील्ड जनरेट होता है। जैसे मैग्नेट है तो कोई मैग्नेट आप किसी सेंटर पर रख दो, अब मैग्नेट सेंटर पर रख दो, अब एक छोटा सा आयरन का टुकड़ा लाओ, आयरन का टुकड़ा लाओ, मार दो मैग्नेट। अब मैग्नेट साइज कितना, मान लो छोटा मैग्नेट है, आयरन का टुकड़ा लाओ, बहुत दूरी पर रखेगा तो हो सकता है वो आयरन का टुकड़ा में कुछ नहीं फीलिंग महसूस होगा, लेकिन जैसे जैसे नजदीक लाएंगे तो वो क्या करेगा कि एक ऐसा डिस्टेंस आएगा जहां पर वह मैग्नेट क्या करेगा कि आयरन के टुकड़ा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जहां से अट्रैक्शन स्टार्ट होगा तब बोलिएगा कि ये जो आयरन का टुकड़ा है वो उस मैग्नेट के फील्ड में आ गया, जिसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो मतलब अगर कोई चार्ज है तो फील्ड उसके अराउंड जनरेट होता है, तो मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस होगा तो काम नहीं करेगा अट्रैक्शन मैग्नेट का, लेकिन जैसे उसके नजदीक आएगा तो जैसे जैसे पास लाइएगा ना वो अट्रैक्शन बढ़ते जाएगा। तब उसको क्या बोलेंगे कि जहां एक बाउंड्री डिफाइन कर देंगे तो उसको बोलेंगे ये मैग्नेट का एक बाउंड्री, यानी एक फील्ड बन गया। तो उसी तरह न्यूक्लियस में क्या बोलते हैं, प्रोटॉन होता है जिस पर क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, तो उस न्यूक्लियस के पॉजिटिवली इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को क्या माना गया है, 3 डायमेंशनल वेव माना गया है। वही कह रहा है कि इन द इलेक्ट्रॉनिक फील्ड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज के द्वारा फील्ड जो क्रिएट हो रहा है सराउंडिंग में, आसपास में, उस फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा बिहेव करता है, 3 डायमेंशनल वेव जैसा बिहेव करता है। तो वेव मैकेनिकल मॉडल इलेक्ट्रॉन को कौन सा नेचर को बताया, वेव नेचर को। अब पहले से इलेक्ट्रॉन में कैसा नेचर था, बोर के अनुसार पार्टिकल नेचर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेव मैकेनिकल मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन में डुअल कैरेक्टर होता है, वेव नेचर भी होता है और क्या होता है, पार्टिकल नेचर। अब आपके सामने एक लंबा चौड़ा इक्वेशन लिखा हुआ है, एक वेव इक्वेशन है जिसका नाम है ऑस्कोडिंगर वेव इक्वेशन। ये साइंटिस्ट है, पूरा नाम है इसका इरविन अस्कोडिंगर वेव इक्वेशन। तो ये पहले ये बता देते हैं, इस इक्वेशन को देखकर डरना नहीं है, डरना मना है, क्योंकि ऋतिक रोशन बोलता है ना डर के आगे जीत है। देखते हैं उछल जाता है बाइक लेके इस पहाड़ी से उस पहाड़ी पर। तो इस इक्वेशन को देखकर डरना नहीं है, क्योंकि डरना माना है। क्यों? क्योंकि ये आपको पढ़ना नहीं है, ये बस हम लिख दिए हुए हैं। एनसीईआरटी में भी इसका जिक्र किया हुआ है और एनसीईआरटी में तो साफ मेंशन किया है कि अबाउट दिस इक्वेशन वी स्टडी इन हायर क्लासेज। मतलब जो लोग ग्रेजुएशन करते हैं, चाहे इंजीनियरिंग में पढ़ना था, हम लोग को इक्वेशन इसका प्रूफ पढ़ना था फर्स्ट ईयर में, तो या तो जो लोग ग्रेजुएशन करते हैं साइंस से, केमिस्ट्री में ये पढ़ना पड़ता है वेव मैकेनिकल मॉडल और इसका प्रूफ करना पड़ता है। तो अभी आपको जरूरत नहीं है, आप इसको एकदम एक तरह से भूल जाइए, तभी आपके लिए ठीक है। बस हम लिख दिए हैं इंफॉर्मेशन। तो इसमें है क्या, देखो ये जो टर्म है इसको साई पढ़ते हैं, रिप्रेजेंटेशन होता है ना, फाई होता है, तो साई है, एक क्या है, साई है, और एक्स वाई जेड इसमें क्या है, एक्स वाई जेड क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, 3 एक्सेस होता है, आप जानते हैं, एक्स वाई और इस पर परपेंडिकुलर क्या, जेड, ये 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। तो अभी क्या बोला गया,
ए वेव मैकेनिकल मॉडल क्या है, आपको बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन कैसा है, थ्री डायमेंशनल वेव है। थ्री डायमेंशनल का मतलब ये हुआ कि वो तीनों एक्सिस में डिफाइन होगा। थ्री डायमेंशनल समझते हैं ना, टू डायमेंशन का मतलब क्या, जिसमें दो एक्सिस यूज होता है। मैथ वाले अच्छे से समझते हैं, एक मैथमेटिक्स में 3D पढ़ना रहता है। तब थ्री डायमेंशनल मतलब तीनों एक्सिस कंसीडर, टू डायमेंशनल मतलब दोनों एक्सिस कंसीडर। तो एक चूंकि इलेक्ट्रॉन एक थ्री डायमेंशनल वेव है, तो इसमें तो तीनों एक्सिस का जिक्र होगा, तीनों एक्सिस के बारे में होगा। तो वही इक्वेशन जो लिखा गया है, इसमें तीनों एक्सिस को यूज करके लिखा गया है। एक्स वाई जेड है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये बोले कि ये मैथमेटिकल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके बारे में आपको ज्यादा सोचना नहीं है। इसमें क्या कौन सा टर्म है, अगर मैथमेटिक्स वाला थोड़ा ध्यान रखेगा, इंजीनियरिंग वाला, मेडिकल वाला को एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए दिया गया इक्वेशन, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, भी है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और साई है वेव फंक्शन, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है, तो अभी इसका वैल्यू आपको याद होगा तो ठीक है, चाहे जब हम लोग फिजिकल वाला पार्ट करेंगे तो वहां जरूरत पड़ेगा। तो अभी एच के वैल्यू का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पार्ट पढ़ाने के बाद हम पीरियोडिक टेबल इनऑर्गेनिक पढ़ाने वाले हैं, तो इसीलिए न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। पाई के बारे में आप जानते हैं, मैथमेटिकल कांस्टेंट है, उसका वैल्यू होता है 3.14। तब वही लिखा है साई वेव फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये इक्वेशन के कहने का मतलब क्या है, आखिर जब आप बोलिएगा कि जब आप बोल रहे हैं कि इस इक्वेशन का इंपॉर्टेंस नहीं है, तो आप लिखे क्यों? ये भी सही बात है, लिखे क्यों? इसलिए लिखे कि इसी इक्वेशन के सहायता, जब इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं, जब इस इक्वेशन को सोल्व किया जाता है, तो इससे बहुत सारा इंफॉर्मेशन निकल कर आता है, जो कि जो इंफॉर्मेशन निकल कर आता है उसके बारे में अभी हम लोग को डिस्कशन करना है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसीलिए हम इस इक्वेशन को आपको झलक दिखा दिए, रियल में इसका कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल इसको बहुत पहले इस पर एक क्वेश्चन IIT में आया था, बहुत पहले, अभी इसका खास, लेकिन इसी इक्वेशन को जब हम सोल्व करते हैं तो कुछ इंफॉर्मेशन निकल कर आता है, जिसका स्टडी हम लोग करने वाले हैं। तो ठीक है, हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके आगे क्या होने वाला है। तो हम लोग अभी स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन देखे थे, तो उसमें से ये टर्म साई आया था। साई बोले कि इसको साई पढ़ते हैं, ये सब मैथमेटिक्स में टर्म यूज किया जाता है। जैसे एक ए वाला होता है मैथमेटिक्स में, इसको फाई बोलते हैं, ये फाई है, तो वो साई है। तो साई किसको रिप्रेजेंट करता है? वेव फंक्शन को। अभी बता रहे थे ना जस्ट कि साई किसको रिप्रेजेंट करता है? वेव फंक्शन को। आज जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है? थ्री डायमेंशनल वेव है। न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके द्वारा जो फील्ड जनरेट होता है, उस फील्ड में इलेक्ट्रॉन क्या है? एक थ्री डायमेंशनल वेव है। तो साई के बारे में थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन ले लें, सारा चीज एनसीईआरटी में दिया हुआ है। चूंकि आजकल एनसीईआरटी से हर लाइन से क्वेश्चन उठा रहा है, क्या पूछ रहा है जो कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। जब हम ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे तो हम बताए हैं, अचीवर बैच में तो हम लोग का कोर्स खत्म हो गया है बहुत पहले। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है जेईई मेन में, चाहे नीट वाला में। अब जो पूछ रहा है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि अरे ये भी पूछ सकता है। आप लोग को भी जब क्वेश्चन करवाएंगे, जब पढ़ाएंगे, तो इसलिए एनसीईआरटी को तो हर लाइन को ध्यान रखना है। जो समझने वाला है समझ लेना है। और पढ़ाई का सबसे, हम तो हमेशा बोलते हैं कि पढ़ाई का सबसे आसान तरीका है समझ के रट जाना। भाई रटना तो हर जगह है। लोग बोलता है कि केमिस्ट्री रटने का सब्जेक्ट है। सही बात है कि केमिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा रटना पड़ता है, लेकिन क्या फिजिक्स में आप नहीं रटते हैं? क्या आप फिजिक्स का फार्मूला नहीं रटते हैं? क्या मैथमेटिक्स का फार्मूला नहीं रटते हैं? क्या फिजिक्स का हर फार्मूला आप
डिराइव करके निकालते हैं? नहीं। तो जहां याद रखना है उसको तो याद रखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन एग्जाम में तो जितना ज्यादा याद हो सके, समझ रहे हैं, अच्छी बात है, समझना तो सबसे जरूरी है कि बिना समझे कुछ नहीं होगा, लेकिन समझ के रट जाना ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि टाइम कहां मिलता है, 1 मिनट एक क्वेश्चन पर मिलता है मुश्किल से। तो आइए साई के बारे में थोड़ा और सा देखिए। तो कह रहा है कि साई के बारे में जान ही चुके हैं कि यह एक वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट वेव फंक्शन विच हैज पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू। साई का पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कोऑर्डिनेट के पोजीशन पर। कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होता है ना, आप देखते हैं एक्स को, जो कोई भी एक्सिस आप लेते हैं ऐसे, ये है, देखते हैं एक्स है, ये एक्स डैश है, वाई वाई डैश, इधर ओरिजिन से राइट में पॉजिटिव, इधर क्या होता है, लेफ्ट में नेगेटिव होता है। तो वही कह रहा है कि इट वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इट हैज नो फिजिकल मीनिंग। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है, इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, मतलब ये हाइपोथेटिकल है। ये क्या है, हाइपोथेटिकल है। एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज द वेव फंक्शन ऑफ साई। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, आ गया ना, ऑर्बिटल का चर्चा हो गया। किसका चर्चा हो गया, ऑर्बिटल का चर्चा हो गया। कह रहा है कि एटम का जो ऑर्बिटल है वो क्या है, वेव फंक्शन है फॉर एन इलेक्ट्रॉन। बहुत इन एन एटम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है। कह रहा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, जो एक एटम का जो ऑर्बिटल है उसको कैसे डिफाइन किया है, इज द वेव फंक्शन ऑफ साई फॉर एन इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन के लिए वेव फंक्शन है। ऑर्बिटल क्या है, इलेक्ट्रॉन के लिए वेव फंक्शन है एटम के अंदर। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो ऑर्बिटल है, एटॉमिक जो ऑर्बिटल है एटम के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, वेव फंक्शन साई है। ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, कह रहा है कि किसी, आप जानते हैं, हम बताएं इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ है, सेल में या ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहता है, न्यूक्लियर के आउटसाइड, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होता है। तो कह रहा है वहीं कि ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, कह रहा है किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के सारा इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होता है। कहाँ स्टोर्ड होता है, इन इट्स ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आगे आने वाला है, इसलिए बोल रहे थे। ये सारा एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी का ही सारा है, पॉइंट को तोड़ तोड़ के लिखा गया है, क्योंकि एनसीईआरटी का हर एक लाइन समझना जरूरी है। तो जैसे बोले ना कि एटम के अंदर गए तो मिला सेल, सब सेल, और लास्ट में कहां पहुंचे, ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल क्या है भाई, ऑर्बिटल वेव फंक्शन है एटम के अंदर। ऑर्बिटल क्या है, वेव फंक्शन है, यानी किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो कहां स्टोर्ड है, कहां जाके जमा है, वो कहां मिलेगा, तो वो ऑर्बिटल में मिलेगा। वही कह रहा है कि ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज स्टोर्ड इन इट्स ऑर्बिटल वेव फंक्शन एंड क्वांटम मैकेनिक्स मेक इट पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट दिस इंफॉर्मेशन आउट ऑफ साई। और क्वांटम मैकेनिक्स के सहायता से इस इंफॉर्मेशन को हम लोग निकालते हैं। यही तो आगे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या क्या जानकारी रख सकते हैं। हम क्या बोले, एटम के अंदर बहुत सारा सेल होगा, एक सेल में बहुत सारा सब सेल होगा, बहुत सारा ऑर्बिटल होगा। तो जैसे सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 11। तो क्या आप समझ रहे हैं कि सारा इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में है या सेल में? नहीं, आप बोलिएगा नहीं, गोलू बोल रहा है नहीं सर, सारा इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में नहीं है, इलेक्ट्रॉन अलग अलग है। तो सोडियम का 5वां इलेक्ट्रॉन किस सेल में है? अगर 5वां इलेक्ट्रॉन किस सेल में है तो उसके पास सिनर्जी क्या है, पोजीशन क्या है। तो
तो ये सारा इंफॉर्मेशन स्टोर होता है ऑर्बिटल के अंदर, और एक क्वांटम मैकेनिक्स के सहायता से, इसी साई के सहायता से हम लोग इस इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, निकालते हैं। इसीलिए साई को, इस इक्वेशन को हम लिखे थे। हम क्या बोले कि स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन उसको इसलिए लिखे ना कि उसका जब सॉल्यूशन होता है तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन निकलता है, और जिस इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी हम लोग को लेना है, पढ़ना है। द मेन एम ऑफ स्क्रोडिंगर इक्वेशन इज गिव ए सॉल्यूशन फॉर द प्रोबेबिलिटी अप्रोच। बहुत इंपोर्टेंट कह रहा है कि स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो मेन एम समझते हैं ना, मतलब मुख्य इसका कारण, मतलब इसको मेन एम ये है कि इसको सोल्व करके एक प्रोबेबिलिटी अप्रोच निकाला जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी, अभी प्रोबेबिलिटी है कि मैक्सिमम स्टूडेंट अपने होम टाउन यानी अपने घर पर है। 1-2% स्टूडेंट होंगे जो मान लीजिए बाहर में कहीं भी रहे, जैसे जो पटना में रह रहे हैं, चाहे जो अपने डिस्ट्रिक्ट में कोई कोटा में है, तो बहुत कम उम्मीद है, 1-2% चांस है कि लोग शहर में रुके हुए हैं, पटना वाले पटना में चाहे। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि वो कहाँ है, घर पर। तो प्रोबेबिलिटी अप्रोच का मतलब होता है कि किसी के बारे में जानकारी लेना, मतलब संभावित स्थिति, वो अभी कहाँ होगा, किसी को खोज करना है। तो अगर देखिए पहले ये पता करते हैं, देखते हैं टाइम के अनुसार कि इतना टाइम हो रहा है, तो अभी उसका मिलने का चांस कहाँ होगा। अब एक चीज ये भी है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। अगर आप किसी को ढूंढ रहे हैं तो आपका एम यही होगा कि वो मिल जाए, यानी प्रोबेबिलिटी मिल जाए, यानी वो आपका जो थिंकिंग होगा, सेंस होगा, वो पॉजिटिव सेंस में होगा, नेगेटिव में नहीं होगा। यानी कोई चीज का प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। प्रोबेबिलिटी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में फाउंड होता है। कोई चीज का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। चूंकि अभी क्या बोले, साई का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। साई का वैल्यू कह रहा है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब साई मेरे काम का कोई चीज नहीं है, क्योंकि हमको एक प्रोबेबिलिटी अप्रोच चाहिए। कोई चीज का हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, मतलब पॉजिटिव सेंस में जा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, चूंकि साई का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, इसलिए साई का महत्व मेरे लिए कुछ है ही नहीं। साई मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि हम एक प्रोबेबिलिटी अप्रोच पर जाना चाह रहे हैं। हमारा प्रोबेबिलिटी है किसी को ढूंढना। आपका प्रोबेबिलिटी क्या है? आप तो यही लेके चल रहे हैं कि आपको डॉक्टर बन जाना है, चाहे इंजीनियर बन जाना है। तो जो चीज आपको पॉजिटिव सेंस देगा वो ना रखिएगा, नेगेटिव वाला को तो आप रख ही नहीं पाइएगा। उसका नेगेटिव सेंस का आपके लिए कोई मायने ही नहीं है। आपका अपने पॉजिटिव सेंस डिफाइन है। तो यही कारण है कि क्या किया गया कि साई को रिप्लेस कर दिया साई स्क्वायर से। देखिए साई को रिप्लेस कर दिया किससे? साई स्क्वायर से। क्यों? क्योंकि चूंकि स्क्वायर हो गया तो उसका वैल्यू वाला पॉजिटिव होगा। स्क्वायर हो गया तो उसका वैल्यू वाला क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यानी साई का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता है, लेकिन साई स्क्वायर का फिजिकल मीनिंग होता है। अब फिजिकल मीनिंग क्या होता है कि साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है। किसके प्रोबेबिलिटी के बारे में? इलेक्ट्रॉन की पाए जाने के प्रोबेबिलिटी के बारे में, अराउंड द न्यूक्लियस एट ए सर्टेन डिस्टेंस। क्या समझे? गोलू बोल रहा है कुछ नहीं समझे आप तो क्या क्या बोल दिए। ठीक है गोलू, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या बोले थोड़ा सा देख लीजिए यहां पर। अभी आगे इस पे साई स्क्वायर पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे देखो यहां ए न्यूक्लियस है, ए बहुत सारा सेल जो भी है, ए न्यूक्लियस है। यहां तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, बाहर में क्या होगा? सेल में इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस से एक निश्चित एक सर्टेन डिस्टेंस पर
जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? साई स्क्वायर का। यानी न्यूक्लियस से सर्टेन वैल्यू जितना ज्यादा आएगा जिस डिस्टेंस पर न्यूक्लियस से साई स्क्वायर वैल्यू जितना ज्यादा आएगा वहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? तो साई स्क्वायर का फिजिकल मीनिंग है, लेकिन साई का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। हम बार बार बोल रहे हैं सारा एनसीईआरटी का चीज है, ऐसे तो आपको बुक पढ़ना ही है। तो साई के बारे में तो आपको जितना जानकारी था हम दे दिए। साई कुछ नहीं है, साई एक वेव फंक्शन है। एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वेव, एटम के अंदर जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसको वेव फंक्शन के टर्म में ही डिफाइन किया गया है। किसी इलेक्ट्रॉन का बारे में जो भी इंफॉर्मेशन रहता है, गैदर्ड जो भी इंफॉर्मेशन रहता है वो कहां स्टोर होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल में स्टोर होता है। यानी कोई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में है, उसके पास सिनर्जी कितना है, न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस कितना है, ये सारा इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि साई के जगह किसका यूज करते हैं? साई स्क्वायर का। क्यों? क्योंकि हमको एक एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता है इलेक्ट्रॉन का। एटम से एटम के अंदर एग्जैक्ट पोजीशन अब डिफाइन नहीं किया जाता है। जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो हम बताएंगे। तो मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कहाँ है, जैसे सोडियम में 10वां इलेक्ट्रॉन कहाँ है, उसका आप एग्जैक्ट पोजीशन नहीं डिफाइन कर सकते हैं। तो जब एग्जैक्ट नहीं करेंगे तो क्या? एक प्रोबेबिलिटी सेंस लगाएंगे, यानी संभावित पोजीशन, यानी यहां पाए जाने की संभावना है। जैसे जो व्यक्ति आपके साथ नहीं है तो एग्जैक्ट मतलब 100% कंफर्म नहीं बता सकते हैं ना कि ये वहां होगा। हाँ, प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। बताइएगा कि 90% प्रोबेबिलिटी है कि इस समय वह व्यक्ति यहीं पर मिलेगा। तो प्रोबेबिलिटी सेंस समझ रहे हैं? यानी प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होता है। इसीलिए साई को हम यूज नहीं करते हैं। साई की जगह क्या लेते हैं? साई स्क्वायर, जिसका वैल्यू हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वाला जो डिफाइन करते हैं, तो अब साई को तब देख लिए, अब साई स्क्वायर के बारे में हम लोग डिफाइन करेंगे। तो साई के बारे में इंफॉर्मेशन आपके दे दिए हैं हम। अब साई स्क्वायर का टोटल इंफॉर्मेशन ले लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ऑल इंफॉर्मेशन आर गिवन इन एनसीईआरटी। सारे के सारे इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए इसके बारे में जानकारी होना नेसेसरी है। तो साई स्क्वायर क्या बताए कि साई स्क्वायर एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर है। साई स्क्वायर क्या है? प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, चाहे इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसे डिफाइन होगा? प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी कैसे फॉर्म? डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी। तो अब जैसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, यानी प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसका फिजिकल मीनिंग है। क्यों मीनिंग है? क्योंकि साई स्क्वायर का वैल्यू बताता है, अभी क्या बता रहे थे कि साई स्क्वायर का वैल्यू बताता है कि न्यूक्लियस से एट ए सर्टेन डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कितना प्रोबेबिलिटी है, ज्यादा है कि कम है। तो इसीलिए इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो इट हैज फिजिकल मीनिंग, इट इज ए प्रोबेबिलिटी फैक्टर हो ही गया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिफाइन एज प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। ये समझ रहे होंगे। ये देखो मैथमेटिकल लिखा हुआ है, साई स्क्वायर इंटू डीवी प्रोडक्ट, साई स्क्वायर इंटू डीवी। डीवी क्या है? स्मॉल वॉल्यूम है। डीवी स्मॉल वॉल्यूम। तो साई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो देता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इंपोर्टेंट इन स्मॉल वॉल्यूम। इसका मीनिंग क्या हुआ? साई स्क्वायर इंटू डीवी का जो प्रोडक्ट है, इसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो क्या देता है?
प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन ए स्मॉल वॉल्यूम, उस स्मॉल वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन पाए जाने का प्रोबेबिलिटी क्या है वो इसके कैलकुलेशन से आएगा। साई स्क्वायर इंटू डीवी का जो प्रोडक्ट हमको प्रोवाइड करता है, डीवी मतलब स्मॉल वॉल्यूम चूज किए हैं, स्मॉल वॉल्यूम लिए हैं, तो उस स्मॉल जैसे एटम है, तो एटम है जो होल स्फेरिकल है तो उसका वॉल्यूम एक फिक्स वॉल्यूम होगा। अगर रेडियस आर है तो 4/3 पाई आर की वॉल्यूम है, पूरा बड़ा एटम है। अब उसमें हम क्या किया कि पहले उस वॉल्यूम में एक छोटा सा एलिमेंटल वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हैं डीवी। ध्यान से सुनो, ये सब फिजिक्स में बहुत यूज होता है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करते हो, जो भी निकालते हो, तो कोई रिंग है, जैसे सर्कुलर वायर है, सर्कुलर वायर के चलते सेंटर पर हाफ सर्कुलर वायर है, जो भी है सेमी सर्कल है, उसके चलते सेंटर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पोटेंशियल होगा। तो पहले आप क्या करते हैं कि एक स्मॉल ले लेते हैं डीएस एरिया, जो भी डिस्टेंस डीएस, अब जैसा कैलकुलेशन होता है, लेंथ में है तो स्मॉल डिस्टेंस लेंगे, वॉल्यूम में है तो डीवी लेंगे, एरिया में है तो डीए लेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो जब स्मॉल कंसीडर करते हैं हम एरिया ना, तो जो चीज वेरिएबल होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। स्मॉल जो डीवी लिए है ना, डीवी मतलब लिए हैं, इसका मतलब क्या है कि साई स्क्वायर का वैल्यू रीजन बाय रीजन चेंज करेगा। एक स्पेस से दूसरे स्पेस में, यानी एक रीजन से दूसरे रीजन में जाने पर साई स्क्वायर का वैल्यू क्या करेगा, चेंज करेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि पहले एक स्मॉल वॉल्यूम डीवी कंसीडर कर लिए, उस डीवी में निकाल लिए कि प्रोबेबिलिटी पाए जाने की, मतलब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे, सम उसका टोटल निकाल देंगे तो टोटल वॉल्यूम में निकल जाएगा। आप ये सब फिजिक्स में ज्यादा करते हैं, मैथमेटिक्स वाला मैथमेटिक्स में करते हैं। तो यहां तो ये ध्यान रखना है कि साई स्क्वायर इंटू स्मॉल वॉल्यूम डीवी का जो प्रोडक्ट है इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बताता है। अब ये पूरा का सम यानी डीवी, अब इसका सम यानी छोटे छोटे टुकड़े है उसको बांट दिए, अब सारे का सम निकाल लेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन पाए जाने का प्रोबेबिलिटी क्या है वो निकल गया। यानी एक वर्ड में क्या याद रखना है पहले ये समझो, साई और साई स्क्वायर में मेन डिफरेंस क्या है। साई का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, साई स्क्वायर का एक फिजिकल मीनिंग है। और वह क्या बताता है, साई स्क्वायर का वैल्यू यह बताता है कि किसी एटम के अंदर न्यूक्लियस से एट ए सर्टेन डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। साई स्क्वायर का वैल्यू यही ना बताता है, यानी जी न्यूक्लियस से वह डिस्टेंस जहां इलेक्ट्रॉन, जहां साई स्क्वायर वैल्यू ज्यादा आएगा वहां बोलेंगे कि उस रीजन में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। अब सुनो, एटम के अंदर वह रीजन, वह स्पेस, जो भी बोलो तुम बोलो, एटम के अंदर वह स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होता है, दिस रीजन इज कॉल्ड ऑर्बिटल। देखो ऑर्बिटल का कंसेप्ट पहले भी आया था कि ऑर्बिटल एक क्या है, वेव फंक्शन है। तो अब ऑर्बिटल का डिफाइन क्या हो गया, डिफिनेशन क्या हो गया कि एटम के अंदर वह रीजन, वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो, मैक्सिमम हो, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। इसीलिए बोले थे ना कि ऑर्बिट का रियल मीनिंग नहीं है, ऑर्बिट का कोई रियल मीनिंग नहीं है। ऑर्बिट एक बोर ने बस कह दिया था कि ऑर्बिट एक सर्कुलर पाथ है, न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ होता है एटम में जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, लेकिन उसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हम नहीं दे सकते हैं ऑर्बिट का। लेकिन ऑर्बिटल का स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन सोल्व करके हम लोग निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। यानी ऑर्बिटल का एक अपना रियल मीनिंग है क्या कि ऑर्बिटल वह रीजन है एटम के अंदर जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे क्या है, ज्यादा है। तो यानी कहने का मतलब यही है कि
तो अब देख लो ये क्या है, ये वही चीज जो बोले है लिखा हुआ है, अब समझाने की जरूरत नहीं है कि ये तो हो ही गया ना कि ये स्मॉल वॉल्यूम में पहले निकालेंगे। क्यों? क्योंकि साई स्क्वायर का वैल्यू है कि सिंस वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन इन स्पेस सो वी यूज स्मॉल वॉल्यूम डी भी। स्मॉल वॉल्यूम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि स्मॉल वॉल्यूम में साई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट होगा। एलिमेंटल वॉल्यूम स्मॉल वॉल्यूम को क्या बोलिएगा? एलिमेंटल वॉल्यूम। तो उस एलिमेंटल वॉल्यूम डीवी में उसका वैल्यू क्या होगा? कांस्टेंट। ओवरऑल उसी तरह टुकड़ा टुकड़ा करके सारे को जोड़ देंगे तो टोटल वॉल्यूम में निकल जाएगा। नीचे है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट अराउंड द न्यूक्लियस, एट ए पॉइंट अराउंड द न्यूक्लियस। एक चीज थोड़ा देखिएगा, यहां मिसप्रिंट है, एक बार दो बार लिखा गया है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट अराउंड द न्यूक्लियस इन एटम, एट ए पॉइंट दो बार हो गया है तो इसको काट दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट अराउंड द न्यूक्लियस इन एटम इज प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर। तो कभी ले तो हम समझा कर रहे हैं, आपको हलवा पूरी खिला रहे हैं, यही तो समझा रहे हैं, यही तो समझा रहे हैं कि साई स्क्वायर का वैल्यू क्या देगा? न्यूक्लियस से किसी एक निश्चित डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने प्रोबेबिलिटी यानी संभावना बताएगा। साई स्क्वायर का वैल्यू जितना ज्यादा होगा जिस रीजन में, उस रीजन में बोलिएगा कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ज्यादा है। तो ऑर्बिटल के बारे में तो आपको बता ही दिए डिफिनीशन। ऑर्बिटल क्या है? तो ऑर्बिटल के बारे में यही एक लाइन लिख लो पहले, उसके बाद आगे फिर बढ़ते हैं। ऑर्बिटल के बारे में हम ऐसे बोल दिए हैं, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं झट से, तब इसको पूरा मिटा के तो आपको बताते हैं, क्योंकि ऑर्बिटल यहीं से आया है। तो ऑर्बिटल डिफाइन हो गया आपका, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल क्या हो गया है भाई आपका? दैट रीजन इनसाइड द एटम, दैट रीजन inside the atom where probability of finding electron is maximum। तो ये आपका क्या हुआ? ऑर्बिटल हुआ कि एटम के अंदर वह रीजन, वह स्पेस क्षेत्र वहां जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो? ज्यादा हो। तो आइए हम लोग ऑर्बिटल का आपको इंफॉर्मेशन दे दिए बच्चों। ऑर्बिटल क्या होता है? एटम के अंदर होता है, कैसा रीजन होता है? वह ऐसा रीजन जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो। एटम में एज ए होल, एटम स्फेरिकल है, एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस है, लेकिन जिस स्पेस में मतलब उस जो स्फेरिकल वॉल्यूम है तो उसमें सर्कुलर टाइप का है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ स्पेस है। और जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलिए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी इलेक्ट्रॉन का गुच्छा, यानी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जहां मैक्सिमम है उस भाग को ऑर्बिटल डिफाइन किए। और वो कैसे आता है? साई स्क्वायर के वैल्यू से। साई स्क्वायर का वैल्यू जितना ज्यादा आता है जिस रीजन में, बोलते हैं कि वहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है? ज्यादा है। तो साई और साई स्क्वायर का कंसेप्ट क्लियर कर दिए, ऑर्बिटल हो गया। अब आते हैं आगे, जो देखिए स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो लिखे हैं, हम क्या बोले, उस इक्वेशन का आपके लिए कोई इंपोर्टेंस नहीं है, खासकर मेडिकल के लिए, नीट के लिए उसका कोई इंपोर्टेंस नहीं है। क्यों? हाँ, लेकिन वो उस इक्वेशन को जब आप सोल्व करते हैं, अभी सोल्व करना नहीं है, याद भी नहीं रखना है, हायर क्लास में सोल्व होता है। एनसीईआरटी में बात मेंशन किया है, बीटेक में पढ़ना रहता है, बीएससी में, बीटेक में हम लोग को पढ़ना था।
तो जब इक्वेशन को उसको सोल्व करते हैं तो वहां से बहुत सारा इंफॉर्मेशन निकल कर आता है और उस इंफॉर्मेशन के बारे में स्टडी करना है। इसीलिए हम उस इक्वेशन को आपको झलक दिखला देते थे कि ये वेव इक्वेशन स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है। वहां से जब उसको सोल्व मैथमेटिकली सोल्व करते हैं ना तो रिजल्ट निकल कर आता है इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोग को जानकारी रखना है क्योंकि वो दिया हुआ है आपको सिलेबस में है, एनसीईआरटी में भी। तो देखिए कह रहा है कि व्हेन स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज सोल्व फॉर हाइड्रोजन एटम, जब उसको हाइड्रोजन एटम चाहे हाइड्रोजन लाइक एटम, मेरे बात पर ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन एटम चाहे हाइड्रोजन लाइक, मतलब हाइड्रोजन जैसा, कहने का मतलब वैसा एटम वैसा सिस्टम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इलेक्ट्रॉन कितना 1। तो हाइड्रोजन चाहे हाइड्रोजन जैसे एटम के लिए जब इसको सोल्व करते हैं ना तो ये 3 नंबर का आपको सेट प्रोवाइड करता है। कितना नंबर का? 3 नंबर का, याद रखना है। ये पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, सॉल्यूशन नहीं दिया है लेकिन ये दिया हुआ है कि जब सोल्व करते हैं ना तो कितना नंबर का सेट वो आपको देता है? 3 नंबर का सेट। उस 3 नंबर का जो सेट होता है उसको कलेक्टिवली एक साथ हम लोग क्वांटम नंबर डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? क्वांटम नंबर। तो ये नया वर्ड आया क्वांटम नंबर। अब आपको ये सोचिएगा कि भाई जो लोग नहीं जानते हैं, पढ़े हैं, तो क्वांटम नंबर क्या होता है। अब क्वांटम नंबर के बारे में डिटेल डिस्कशन लेना है। इनऑर्गेनिक का जब कोई टीचर पढ़ाते हैं ना ये एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट, तो वो जनरली क्वांटम नंबर से ही स्टार्ट होता है। हम लोग जब पढ़े थे जिस टीचर से, तो वो क्वांटम नंबर से ही स्टार्ट किए थे, लेकिन हम पीछे से वेव मॉडल से लेकर आए हैं क्योंकि वहां से इसका रिलेशन था ना, वेव मॉडल से साई आया, साई स्क्वायर आया। एक चीज और आपको हम बता देते हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक नहीं होना है। क्या पैनिक नहीं होना है? अगर वेव मैकेनिकल मॉडल में थोड़ा बहुत दिक्कत रह गया, लगा कि क्लियर नहीं हुआ, तो चूंकि जब फिजिकल वाला एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे, फिर से दोबारा एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे जो फिजिकल वाला पार्ट जिसमें फॉर्मूला डिराइव करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो वहां वेव मैकेनिकल मॉडल एक बार फिर से हम डिस्कस करेंगे। इसलिए हम बोल दे रहे हैं कि अगर किसी को लगे कि थोड़ा बहुत वेव मैकेनिकल मॉडल अभी हमको क्लियर नहीं हो पाया, बीच से सर पढ़ा दिए, तो इससे परेशान नहीं होना है। मेन आपको अब यहीं से सीखना है। क्यों? हम क्या बोले थे कि हम वही पार्ट लेके चल रहे हैं जो हमको इनऑर्गेनिक पढ़ाने के लिए जरूरत होता है। इनऑर्गेनिक पढ़ाने के लिए यहीं से स्टार्ट मेन रूप से होता है, यहीं से जरूरत होता है। फिर भी हम कोशिश किए हैं वेव मैकेनिकल मॉडल समझाने का, साई और साई स्क्वायर में डिफरेंस समझाने का। तो अब हमारा क्या टारगेट है? क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर समझाने से पहले एक छोटा सा आपको कहानी मतलब सिंपल ऐसे एग्जांपल समझा देते हैं। मान लिया जाए कि कोई एक व्यक्ति है, राजस्थान में रह रहा है, वो कोई कांड कर दिया, अब उसको पुलिस सर्च कर रहा है। अब पुलिस को सर्च करने के लिए पता चला कि वह व्यक्ति राजस्थान का नहीं था, किसी अदर स्टेट का था। इंडिया में तो बहुत सारे स्टेट है, 27 स्टेट है, जो भी है। तो अब व्यक्ति को क्या हो, व्यक्ति को वो जो पुलिस होगा वो व्यक्ति के बारे में पता लगाए कि भाई वो किस स्टेट का है। अब सारा स्टेट तो घूमते नहीं रहेगा, स्टेट इतना छोटा तो है नहीं हर एक स्टेट में घूमने में, तो पहले सर्च करेगा कि वो किस स्टेट से आया था। जब स्टेट सर्च कर लेगा तो ये भी पता लगा कि एक स्टेट में तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होता है, तो भाई वो पता लगा कि वो स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है। जब डिस्ट्रिक्ट पता चल जाएगा तो एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे पुलिस स्टेशन होते हैं जिसको थाना हम लोग बोलते हैं। तो अब वो पुलिस स्टेशन का पता लगाएगा कि किस पुलिस स्टेशन का है, और जैसे ही पुलिस स्टेशन का पता चलेगा तब तो उसको पता लगाना पड़ेगा विलेज का, कि बहुत सारे गांव होता है। यानी जनरली 3 या 4 इंफॉर्मेशन किसी व्यक्ति का सर्च करना है तो 3 या 4 मेन इंफॉर्मेशन होना चाहिए। पहला जैसे बोले स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन, विलेज। तो अब क्या करेगा कि पुलिस इस व्यक्ति को आसानी से पकड़ सकता है। उसी तरह एटम के अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। एटम के अंदर न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। ये 3 ही फंडामेंटल पार्टिकल होता है।
लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में है। जितना न्यूट्रॉन हो और जितना प्रोटॉन है वो सारा का सारा न्यूक्लियस में है। तो सारे न्यूट्रॉन और सारे प्रोटॉन का पोजीशन तो फिक्स है भाई। अगर 11 प्रोटॉन सोडियम में है तो क्या बोलिएगा कि 11 प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में है, लेकिन 11 इलेक्ट्रॉन है तो उसके बारे में क्या ख्याल है? क्या ख्याल है जनाबे अली? यानी 11 इलेक्ट्रॉन तो अलग अलग सेल में है, तो अलग अलग सेल में है तो अलग अलग एनर्जी होगा। क्यों? हर व्यक्ति का एनर्जी सेम हो सकता है? बोलिएगा नहीं। गोलू बोल रहा है नहीं सर। बार बार आपको बोलते हैं कि सामने एक गोलू बच्चा बैठा रहता है जो मदद करता है, हमको बार बार बताता है। तो यानी 11 इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सेम नहीं है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन जो हमको पता करना है, अब देखो एटम के अंदर क्या बोले, घुसते हैं एटम के अंदर प्रवेश किए, मिला सेल। क्या मिला? सेल। यानी एक एटम के अंदर बहुत सारा सेल। सेल से छोटा चीज सब सेल, सेल से छोटा चीज सब सेल, सब सेल से छोटा ऑर्बिटल। यानी सीक्वेंस एटम, सेल, सब सेल, ऑर्बिटल, ये सब कहां है? एटम के अंदर है। कोई बोलता है इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, सही है। कोई बोलता है इलेक्ट्रॉन सेल में घूमता है, ये भी सही है। कोई बोलता है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में है, ये भी सही है। कोई बोलता है इलेक्ट्रॉन इस सब सेल में, ये भी सही है। क्यों भाई? क्योंकि ये सारा एटम में ही है। सेल, सब सेल, ऑर्बिटल, ये कहां है? एटम में है। सोडियम का 5वां इलेक्ट्रॉन किस सेल में है? उसके पास एनर्जी कितना है? किस ऑर्बिटल में है? किस सबसेल में है? जब पता करना होगा तो दौड़ के हम जानते हैं क्वांटम नंबर के पास। किसके पास? क्वांटम नंबर के पास। यानी सिंपली कोई पूछे व्हाट इज क्वांटम नंबर, कुछ नहीं, एक लाइन। इलेक्ट्रॉन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको पता लगाना है वो सारा इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? क्वांटम नंबर। यही है क्वांटम नंबर। क्या लिखा हुआ है? इट प्रोवाइड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। बता चुके किस इलेक्ट्रॉन के पास कितना एनर्जी है वो क्वांटम नंबर बताएगा। इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप एंड ओरिएंटेशन। इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। जैसे आसमान में स्टार का क्लाउड होता है, देखते हैं कहीं ज्यादा स्टार दिखेगा, कहीं कम स्टार दिखेगा। गांव देहात में हम लोग थे, लोग बोलता है कि 7 स्टार होता है, उसको के सप्तऋषि बोला जाता है, सप्तऋषि। तो उसका एक अलग शेप बन जाता है। तो स्टार अलग अलग है, संख्या अलग अलग है, तो उसका शेप भी क्या होगा? अलग अलग। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो अलग अलग रीजन में अलग अलग शेप में होगा। तो उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप भी कहां से पता चलता है? क्वांटम नंबर से। उसका ओरिएंटेशन क्या है? जैसे है ओरिएंटेशन समझ रहे हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कितना? 3 XYZ। क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रॉन को क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? 3 डायमेंशनल वेव। वेव मैकेनिकल मॉडल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर एज ए 3 डायमेंशनल वेव। 3 डायमेंशनल समझते हो थोड़ा सा? 2 डायमेंशनल जिसमें 2 ही एक्सिस यूज हो, चाहे एक्स वाई कोई भी 2। 3 मतलब तीनों एक्सिस, यानी स्पेस आ गया XYZ। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उस क्लाउड से शेप कैसा बन रहा है? अब मान लो वो शेप बन गया तो वो किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है? यानी एक्स की तरफ, वाई के तरफ, या जेड या एक्स वाई के बीच में। ये सारा इंफॉर्मेशन कौन देगा? क्वांटम नंबर। तो हमको लगता है क्वांटम नंबर क्लियर हो गया होगा, क्वांटम नंबर दिमाग में सेट कर गया होगा। ऐसे बहुत आसान है, जो लोग पहला बार भी अब पढ़ेंगे तो लग रहा है क्वांटम नंबर नहीं भूलेंगे। अगर क्वांटम नंबर के बारे में कुछ भी भूल जाए तो एक लाइन याद रखना है, क्या कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन निकालना है वो कहां से आता है? क्वांटम नंबर। कौन देता है? क्वांटम नंबर। अब क्वांटम नंबर 4 प्रकार का होता है, 4 टाइप्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखो यहां आ जाओ, हम क्या बोले थे? जब स्क्रोडिंगर इक्वेशन सोल्व करते हैं
तो कितना सेट मिलता है, कितना नंबर का, 3 ही नंबर का ना ये सेट देता है। तो ये जो ऊपर से 3 है प्रिंसिपल एजीमुथल मैग्नेटिक, यही स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है तो ये इंपोर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि स्क्रोडिंगर, एनसीईआरटी में भी दिया है कि स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से कौन सा क्वांटम नंबर नहीं प्राप्त किया जा सकता है, स्पिन। ए स्क्रोडिंगर से नहीं आता है। तो ए 3 के बारे में याद रखिएगा, डेराइव्ड फ्रॉम क्या, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है भाई, क्या बनता है कि कौन सा क्वांटम नंबर का डेरिवेशन स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं होता है, स्पिन। अब स्पिन का जरूरत क्यों पड़ा ये हम बताएंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि अब हम लोग का क्वांटम नंबर के बारे में डिटेल डिस्कशन लेना है। चारों क्वांटम नंबर को सेपरेटली पढ़ेंगे पूरा डिटेल से। इससे बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो पार्ट हम स्टार्ट किए हुए हैं ना, उस पार्ट से हमेशा ये क्वेश्चन आता है, तो इससे बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसलिए अब एक क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर का डिटेल डिस्कशन हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर रहा। तो आप जैसे जैसे लेक्चर बन रहा है आप लेक्चर देखिए, जो भी आपको समस्या होगा वो समस्या समाधान करने के लिए आप इस पर कांटेक्ट करें, 7079491158। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको कोई भी अगर क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप वो क्वेश्चन भेज दीजिएगा। चूंकि हम तो लाइव नहीं हैं तो क्या करेंगे कि अगर उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कर देंगे, आप देख लीजिएगा। अगर कोई ऐसे छोटा मोटा डाउट है तो उसको भी भेज दीजिएगा। अगर पीछे मान लीजिए जो लेक्चर हो चुका है उस लेक्चर में लगा कि ये दिक्कत है तो आप क्या कीजिएगा कि उसको भेज दीजिएगा कि सर इसको फिर से एक बार डिस्कशन कर दीजिए, तो उसको हम, तो कोई भी आपका डाउट होगा इस व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज दीजिएगा। चाहे कोई क्वेश्चन है चाहे उसको क्लियर कर दिया जाएगा। अब आप लोग से थोड़ा रिक्वेस्ट है कि हम लोग थोड़ा गरीब दुबके के लोग हैं, थोड़ा सा वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाया कीजिए। क्वांटिटी में कमी नहीं होगा, क्वालिटी में कमी नहीं होगा। हो सकता है बोर्ड सिंपल है, हम लोग का बोर्ड है, हम लोग अपने से इसको सेट किए हुए हैं, वीडियो बनाना है सही से, क्या बोलते हैं वीडियो, मतलब वो फॉर्मेट किया जाता है, जो भी सिंपल वीडियो जा रहा है। तो आपका काम यह है कि सही से आपको वीडियो दिखाई दे, सही से पढ़ा सके। बाकी क्वालिटी तो आप जानते हैं, क्वालिटी और सही रहेगा। क्वांटिटी कैसे बढ़ता है भाई, क्वांटिटी मान लीजिए कौन सा, पढ़ाई का क्वांटिटी कम नहीं होगा। बाकी जैसे है डिजिटल जमाना आ गया है तो वो तो सारा पैसा का खेल है। तो ऑनलाइन जो भी एक्स्ट्रा बच्चे देखें वो थोड़ा हम लोग का सपोर्ट किया करें, यही आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। गुड बाय।